हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4-5 वीडियो में मैंने संसाधन एवं विकास से रिलेटेड पूरी जानकारी दिया है। उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट हो सकता था उस चैप्टर का वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर देखिए और जितना कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया है, कंटेंट वाला वीडियो देख लिया है, तो फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन लगभग मैंने 100 प्लस इस चैप्टर का उठाया है और इसमें ये है किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट। ये बीपीएससी के छात्र के लिए जो भी एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, रेलवे का, बिहार पुलिस का या फिर अन्य किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए तो है ही। साथ ही साथ ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए ही। साथ ही साथ जो टीचर वाला एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपने अगर वो 5 नहीं भी देखा तो इस 100 जो प्लस क्वेश्चन है इसको ज़रूर देख लीजिए। पहले आप ज़रूर कंटेंट पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा है। आपका फ़ायदा किस प्रकार से, अगर आप कंटेंट देखे रहोगे तो फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो मैंने बताया आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय ये संसाधन है या फिर अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपको बताना है। तो ये जो है वो है लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से नवीकरणीय संसाधन है? तो ये आपका नवीकरणीय अगर बात किया जाए तो जल है। मैंने बात किया था और नवीकरणीय जिसे आप नहीं बना सकते, पुनः यह नहीं बनाया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। और जिसे पुनः मैं बना सकता हूँ उसे हम कहेंगे नवीकरणीय। तो जल ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय में आ जाता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का है। सिंपल सा बात है, सही आंसर है। निम्न में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का है, यहाँ पर भी आंसर ये होगा। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा जो है वो निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक जो है वो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये आपको 19.2 किलोमीटर तक है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? तो ये आपको 200 किलोमीटर तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका था? यह आपको गांधी जी का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संसाधनों के जो संक्षरण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत किया था? तो उनका नाम था क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण हेतु वकालत की थी। प्राकृतिक साधनों संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1968 में जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका में सबसे पहले कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 5 जून को मनाया जाता है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित हुआ था? कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपको ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। द्वितीय अगर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो ये आपको न्यूयॉर्क में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्योटो जो सम्मेलन किस वर्ष किस देश में, क्योटो सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित की गई थी? तो यह आपको जापान में आयोजित किया गया था। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत है? पहाड़ से बात करें तो 30% है। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। अपक्षय अपरदन, तो दोनों इसमें से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय अगर भारत में बात किया जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह आपको पोटास पाया जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है? जलोढ़ है। काली मिट्टी उपयुक्त होता है कपास के लिए, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए में मार दीजिएगा, कपास के लिए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, रेगुर हो जाएगा। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट का जो होता है वो आपका लाल होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय की बात करें तो ये आपको राजस्थान में है, तो 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 33 है कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? तो मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मृदा का विस्तार अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? अगर चारागाह का आपने देखा होगा, उसका मैंने ग्राफ बना के बताया है, तो 4% होता है। पहले 4-5 वीडियो मैंने जो डाला है उसको जरूर देख लीजिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण अधिक सिंचाई की वजह से होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है? जो अगर भूमि ह्रास के संरक्षण बचाया जा सकता है तो ये आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार से कौन सा होगा? भूमि जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें आंसर आपका बी होगा। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने किया था? ये आपको विनोबा भावे ने किया था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि आपको उत्तराखंड में इसमें से होगा। मेढक को प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन का नाम क्या है? एंड्रीन है, जो मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करता है। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय है, अजक या और नवीकरणीय है या अजैव है? तो इनका जो आंसर होगा वो होगा चक्रीय। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो इनमें से आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध को जो है वो पृथ्वी का जल गोलार्ध कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो अगर कितना प्रतिशत की बात किया जाए तो 96.5% भाग लगभग जो है वो आपका महासागर में है। विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु है? तो मृदु की अगर बात किया जाए तो 2.5% जो जल है वो आयतन का ये आपका मृदु जल है। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार को की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो ये आपका पूर्ववर्ती जो हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है। हिमालय के अप्रवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, तो इनमें से कौन सा है?
तो ये आपका आंसर होगा महानदी, जो हिमालय तंत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र है ही, गंगा है ही, सिंधु है ही। निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा बनाती है उसका नाम है काली नदी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है वह जल की मात्रा है? तो अगर इस पर मैं डिस्कस करूं तो ये आपका होगा आंसर 65%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा उपयोग सिंचाई में की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। जहां से आपको नहीं समझ में आएगा थोड़ा समझाइए, बताइएगा। भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू और सागरीय आपूर्ति में की जाती है? भारत खास करके घरेलू में की जाती है, तो ये आपका आंसर जो इसका हो जाएगा वो आंसर होगा 11%। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। नागा अर्जुन सागर जो है वो परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका जो नागा अर्जुन है वो कृष्णा नागा से रिलेट कर दीजिए। इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? ये आपका राजस्थान का है। निम्न में से राजस्थान का सबसे पुराना योजना कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सबसे पुराना है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये भी आपका इंदिरा गांधी नहर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो नदी घाटी परियोजना बिहार का सोन नदी घाटी परियोजना है। इंद्रपुरी जलाशय इंद्रपुरी जलाशय किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार में है। वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये आपका जो किया गया था सोन नदी पर किया गया था। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में स्थान है। बिहार में अतिदोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकेंद्रण होता है? तो आर्सेनिक का। इनमें से कौन सा मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? दूषित जल। सर्वाधिक वर्षा होती है जो मासिन डैम है मेघालय में होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्षा जल संग्रहण में जो ढांचा को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? तो ये आपको तमिलनाडु में है। भारत सरकार ने कब कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? 1986 में चालू किया था। एफएनजीओ एफएनजीओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार से 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो 4 अरब हेक्टेयर पर। 2001 में भारत में वना आच्छादित जो भूभाग देश के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत है? तो 19.27% है। वन रिपोर्ट के अनुसार से भारत में वन जो है वो कितना प्रतिशत है? तो 20% भौगोलिक क्षेत्र है। भारत में 2011 के अनुसार से कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 21 पॉइंट जो है वो 23%। भारत में राष्ट्रीय वन के अनुसार से कितने भूभाग पर वन रहना चाहिए? 33.3%। मैग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो डेल्टा जो सुंदरबन है वहां पे। सुंदरबन कहाँ है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में है। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% जो है वो पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में है। भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे ज्यादा है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में
वन का फैलाव है 7%। बिहार में जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन है। वन संचारण एवं प्रबंध की दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को वर्गीकृत जो किया गया है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाते हैं? तो चंदन जो अगर पाया जाता है तो ये आपका पतझड़ वाले वन में पाया जाता है। साल किस वन का जो है वो वृक्ष है? तो ये आपका पतझड़ का है। देवदार किस प्रकार के वन से हैं? पर्वतीय जगह पर जो है, ये भी मैंने बताया है, आप लोग देख लेना। 1951 से 1980 तक के लगभग कितने किलोमीटर में वन जो है तो ये आपको इसका जो आंसर होगा 26,200 जो किलोमीटर स्क्वायर है वो इतना जो है परिवर्तित हुआ है। कौन से वन और वन्य जीवों के विनाश के कारण नहीं है? तो आपको व्यापार में वृद्धि या पशुचारण एवं लकड़ी कटाई। तो इसका जो आंसर होगा यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार में वृद्धि। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में होता है। कुनाइन किस रोग का दवा है? तो ये आपका कुनाइन जो है वह आपका मलेरिया नामक रोग की दवा है। चरक का संबंध किस देश से है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी भारत से है। निम्न में से कौन कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है? तो वह है चीता। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों को सबसे अधिक है? वनस्पति। भारत की संकटग्रस्त जो पादप प्रजातियों की सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? रेड डाटा बुक। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों से। भारतीय संविधान की धारा 51A वन्य जीव एवं धारा 51A जो है वन्य जीव एवं वनस्पतियों का संरक्षण से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, घाना पक्षी बिहार के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। ये आपका स्थान ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्बेट उद्यान राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो मैंने टॉपिक में चर्चा भी किया है, उत्तराखंड। मानस और काजीरंगा की अगर बात किया जाए तो ये आपका असम में है, इस पर भी मैंने चर्चा किया है। गिर अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए गुजरात में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन मछली। इनमें से कौन सा शाकाहारी नहीं है? ये आपका भेड़िया है। भारत के घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वह कहाँ है? मुरैना, ये आपका मध्य प्रदेश में है। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका ओडिशा में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत में जो बाघ बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरबन बहुगुणा के द्वारा। संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? खनिज है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100। निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज मैग्जीन मैग्नीज मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक है। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? यह आपको ग्रेफाइट है। जो आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, किस खनिज के उद्योगों का जननी कहा जाता है? ये आपका लोहा को कहा जाता है। लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय हैं? तो इसमें जो आंसर होगा आपका नवीकरणीय योग्य हैं। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का नहीं है? एंथ्रासाइट, ये कोयला का है। निम्न में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो यह आपका लोहा इसमें से होगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है?
तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगर भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा। और यहाँ पे है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? अयस्क का पूछ रहा है यहाँ पे, लौह उत्पादक कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक करता है? तो 20%। नोआ मुंडी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये इसका आंसर जो होगा झारखंड होगा। भारत का लौह किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान को। इनमें से कौन सा लोहे का निर्यात नहीं करता है? तो ये आपका मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 124 नंबर। मैग्नीज मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 10 किलो का। मैग्नीज का उपयोग होता है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस में, सभी में। निम्न से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। निम्न में से मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये आपका उड़ीसा है। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन है। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादक है? 80%। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए माने जाते हैं? अभ्रक। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्युत नहीं है। कोयला जैव संसाधन है। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ये आपको बताना है। ये आपका परंपरागत कोयला अगर बात किया जाए तो ये आपका कोयला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की बात अगर किया जाए तो सूर्य किरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ये आपका ज्वारीय ऊर्जा होगा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपको 98%। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया अगर बात किया जाए तो पिट है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में कालाकोट कोयला है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? परतदार में। डिगबोई क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? यह आपका असम में है। अंकलेश्वर किस शक्ति का साधन है? खनिज तेल का। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। इन चारों में से भारत में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन कितना है? 3 करोड़ टन है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। इनमें से कहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? त्रिपुरा में मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? कर्नाटक में जल विद्युत सबसे पहले की गई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज पर अवस्थित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है? भाखड़ा नांगल बांध पर है। बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सा परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? दामोदर जो घाटी परियोजना है वो। निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ये मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण किस परियोजना का? कोसी का। कोसी वाला जो है वो आंसर आपका
हो जाएगा। रिहंद किस नदी पर है? सोन पर। रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ, इसलिए आपको मैं नहीं बता सकता। वैसे फिलहाल इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हीराकुंड बांध होगा। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? जादूगोरा। निम्नलिखित में से कौन खनिज का केरल तट पर जो है वो पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा थोरियम होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के लिए विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ये आपको राजस्थान होगा। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पवन ऊर्जा अगर बात किया जाए तो ये नवीकरणीय है। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? नीदरलैंड में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में होगा खंबात की खाड़ी में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किस कामों में होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्योग में तो मैंने आपको शुरू में ही चर्चा कर दिया। ये जो वीडियो है वो आपके बीपीएससी, एसएससी या फिर पुलिस या फिर बीपीएससी टीआरई 4 एटीसी किसी भी एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ मैं बता दूं क्लास 10th वालों के लिए भी ये पहले चैप्टर का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। आप सभी को पता होगा कि 10th क्लास में 100 क्वेश्चनों में से ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो एक बार पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे थ्योरम देख लो और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप जितने भी पढ़ा लेकिन ये वीडियो देखना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।